नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हुए प्राकृतिक हादसे की, उसके पीछे की वजहों की और क्या हमें आगे के रास्ते के बारे में सोचना है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया। अब तक राहत और बचाव के काम के दौरान चमोली जिला पुलिस ने 19 शव मिलने की पुष्टि की है और बताया जाता है कि करीब 200 के करीब लोग लापता हैं। रात और दिन लगातार बचाव का काम जारी है। सुरंगों के पास से मलबा हटाया जा रहा है और माना जा रहा है कि काफी लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ साथ सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर इस घटना पर लोगों ने गहरा दुख जताया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्लेशियर टूटा क्यों और इस टूट की घटना से वैज्ञानिक हैरान हैं। वैज्ञानिकों का तर्क है कि सर्दियों में ग्लेशियर फटने की यह घटना पहली बार नजर आई है। हालांकि ये असामान्य घटना के तौर पर देखी जा रही है और कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि गर्मियों में होता है, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जबकि ग्लेशियर टूटते हैं, लेकिन सर्दियों में ये पहली बार सामने आया है, जो कि बेहद चौंकाने वाली घटना है। तो आज सवाल ये है कि क्या ग्लेशियर फटने के पीछे कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन है और ये साफ तौर पर संकेत हैं या कुछ और कारण हैं। और जब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं गर्मियों में होती हैं, तो सर्दियों में अगर ग्लेशियर टूट या फट रहे हैं तो फिर कारण क्या है, ये संकेत क्या है और किस तरीके से पूरे हिमालयी रीजन को अगर देखें तो उसके लिए हमें भविष्य में कदम उठाने की जरूरत होगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। अमरेंद्र कुमार सेंगर हैं, आईजी एनडीआरएफ। आपका स्वागत है अमरेंद्र जी। हमारे साथ टेरी से सीनियर फेलो हैं, जलवायु परिवर्तन पर काम करते हैं, सुरुचि भटवाल हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है मैम। और प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल हमारे साथ हैं, भूविज्ञान विभाग, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अमरेंद्र जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और कोऑर्डिनेशन का काम हम देख रहे हैं अलग अलग एजेंसीज का हो रहा है। अगर हम समझना चाहें कि मोटे तौर पर अगर हम अब तक जो लापता लोग हैं या जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, कौन से रीजन है जहां पर सबसे ज़्यादा इस वक्त आशंकाएं हैं कि वहां पर लोग फंसे हो सकते हैं, या रेस्क्यू की जो टीमें हैं कितनी टीमें हैं, और कौन से स्पेसिफिक जोन या इलाके हैं जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? इस समय मल्टी एजेंसी एफर्ट वहां पे जारी हैं। उन मल्टी एजेंसीज में हमारी आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स के जहाज से सॉर्टीज आ रही हैं, कई हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। हमारे सासे के वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, सीएसआईआर के भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ काम कर रही हैं। 2 तरह के कार्य हैं, एक जो रन ऑफ द रिवर में कई लोग जा चुके हैं डाउन द स्ट्रीम, उनको निकालना। उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण इस समय हो गया है, एक टनल में 34 लोगों के फंसे होने की संभावना है। तो करीब 180 मीटर लंबा एक पार्ट है, उसको खाली कराया जा रहा है, वहां से मलबा निकाला जा रहा है और अभी तक 120 मीटर से ज़्यादा मलबा निकाला जा चुका है और थोड़ा बाकी है। उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में वो मलबा निकाला जा सकेगा। और उसके पश्चात वहाँ एक बाइफर्केशन है, वाइफ वर्किंग जिसको कहा जा सकता है, और उसी में से एक साइड में संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि हमारे 34 लोग जो फंसे हैं वहाँ पे हो सकते हैं। तो अभी सारी एजेंसीज का ध्यान उस पे है और वहाँ पे जैसे मलबा और ज़्यादा निकाला जाता है तो एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी की टीम या आईटीबीपी की टीम वहाँ पे जाएगी और एक समेकित प्रयास करेगी लोगों को वहाँ से। अमरेंद्र जी, अगर वहां तक पहुंचने की बात करें, जो रीच की बात करें, सब कुछ ठीक है, यानी कि सड़कों के नज़रिए से और वहां पर पहुंचने को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई स्पेसिफिक ऐसे कुछ गांव या रीजन बताए जाते हैं जो कि इस नदी की धारा के किनारे जो बसे हुए थे, वहां पर सबसे ज़्यादा इसका कहर टूटा है? देखिए, ये वन ऑफ घटना थी। घटना होने के पश्चात समय समय पर सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा वहाँ का वाटर लेवल मेजर किया जा रहा था विभिन्न स्थानों पर। आपको चमोली से लेकर और हरिद्वार के बीच में जितने स्थान आते हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, कोडियाला हो, हमारे विभिन्न अन्य स्थान हैं, वहाँ पे वाटर लेवल को मॉनिटर किया जा रहा था। तो जनरली ये देखा गया कि कल दिन के 11 बजे जरूर हमारे हाई फ्लड लेवल से चमोली के पास
वहाँ पे लेवल ज़्यादा था, लेकिन उसके पश्चात लेवल ज़्यादा नहीं हुआ है, हाई फ्लड लेवल से कम है। तो डाउन द स्ट्रीम लोगों को अलर्ट कर दिया गया था, वहाँ के अधिकारियों को, जनमानस को। तो इसके कारण से कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं पैदा हुई है। वाटर लेवल भी कहा जाए कि हानिकारक नहीं रहा है। तथापि हम लोग स्थिति पे सदैव सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। रात्रि में वाटर लेवल चमोली पे थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था, तो उसी हिसाब से हमारे रिलीफ एफर्ट्स भी चल रहे थे। ज़्यादा बढ़ने की दशा में थोड़ी देर के लिए कार्य स्थगित हुआ था, फिर पानी का जल स्तर जब कम हुआ तो पुनः उसको चालू किया गया। रात में हमारी गाड़ियां जो मलबे में वो स्लशी होने के कारण मलबा के घुस नहीं पा रही थी, फिर बाद में थोड़ा सॉलिडिफिकेशन हुआ है, तो उस कार्य में और गति आई है। एक और छोटा सवाल सिंगर साहब की, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद इस तरह की आशंकाएं थी कि कुछ जो इससे जुड़े हुए वाटर जो सिस्टम है, या फिर जो डाउन द लाइन अगर मैं हरिद्वार तक की बात करूं वहां पर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जो करंट फ्लो है वो वापस नॉर्मल पोजीशन में दिख रहा है उस पूरे के पूरे टेरेन में, या अभी भी कुछ आशंका बनी हुई है? नहीं, अभी वर्तमान में स्थिति उसमें कहूँगा कि सामान्य है जहाँ तक जल बहाव की स्थिति है। और लेकिन हमारे जैसे मिनिस्टर ऑफ पावर श्री आर के सिंह साहब वहाँ गए थे, और डिफरेंट मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री वगैरह भी लगातार स्थिति पे निगाह रखी हुई हैं, ताकि यदि कोई भी ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन आती है तो उसको इमीडिएटली हैंडल किया जा सके। वर्तमान में हालांकि स्थिति बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक हमारे जल स्तर का प्रश्न है, उसमें कोई स्थिति ऐसी असंतोषजनक या दिक्कत वाली नहीं है। यशपाल जी, अब मैं आता हूं कि बड़ी वजह क्या है इस घटना के पीछे, अगर आप देखते हैं कि, और ख़ासतौर पर अगर टाइमिंग की बात करूँ, कि फरवरी महीने में इस तरीके से ग्लेशियर का टूटना या फटना, ये अपने आप में एबनॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ वैज्ञानिक कर रहे हैं, या फिर इसे आपको याद पड़ता है कि 1-2 दशक या पिछले 4-5 दशक में कभी इन महीनों में इस तरीके की वहाँ पर टूट की खबरें आई हों, आप लोगों की कोई रिकॉर्ड्स में इस तरह की चीज़ें नज़र आती हों? हम लोग अभी 5 फरवरी तक उसी एरिया में थे, जोशीमठ से और मलारी तक वाला एरिया हम कवर कर रहे थे। मेरे पास भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है जो कि मेनली क्लाइमेट चेंज पे है, और मेरी पूरी टीम मेरे साथ, जो उसके को इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर नरेश राणा, हम लोग सब 5 फरवरी को ही जोशीमठ से लौटे थे, और हम लोग उस इलाके में देख रहे थे। और जो ऋषि गंगा जहाँ पे ये घटना हुई है, तो वो उसका वाटर सेट तो बहुत बड़ा है, तो ऋषि गंगा अगर रुकी होती, डैम हुई होती, तो फिर ये हादसा बहुत बड़ा होता। मुझे जहाँ तक लगता है कि ऋषि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको कि त्रिशूली गंगा कहते हैं, एक छोटी ट्रिब्यूटरी है, तो शायद वो डैमेज हुई होगी। अभी हमारे रिसर्च टीम जो है जोशीमठ में ही है, और आज उन लोगों को जाना था। वहाँ पे 7 मेजर ग्लेशियर्स हैं, और इन 7 मेजर ग्लेशियर्स में 3 ग्लेशियर ऐसे हैं कि जो नॉर्थ फेसिंग है, 3 ग्लेशियर ऐसे हैं जो साउथ फेसिंग है, और 1 ग्लेशियर वेस्ट फेसिंग है। इसमें जो साउथ फेसिंग ग्लेशियर्स हैं, इनमें सोलर इंसुलेशन प्रिजर्व होता है और ये सबसे ज़्यादा पिघलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक संभावना हमें लग रही है, 2 साउथ फेसिंग हैंगिंग ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं, और जो हैंगिंग ग्लेशियर्स होते हैं उनमें एवलांच करने की, वो बहुत बड़ा टुकड़ा बर्फ और मिट्टी पत्थर का जो है वो फेंक सकते हैं किसी भी ट्रिब्यूटरी में, और ट्रिब्यूटरी ब्लॉक हो सकती है। तो अभी जो सैटेलाइट डाटा अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, उसको अगर मैं देख पा रहा हूँ, और जो कुछ मैंने उसमें देखा है, तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी जो त्रिशूली गंगा है, शायद वो जो है ब्लॉक हुई है। और अभी भी ये कहा जा रहा है, सिंगर साहब वहाँ पे हैं, उन लोगों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन मुझे टेलीफोन पे ये बताया गया कि ऋषि गंगा में जो पानी का एक लेवल है वो घट और बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से ऋषि गंगा तो ब्लॉक नहीं हुई है, लेकिन उसमें एक ट्रिब्यूटरी कोई ब्लॉक हुई है, और ग्रेडियंट हाई था। कल जो ट्रिब्यूटरी ब्लॉक हुई होगी थोड़ी देर के लिए, उससे जो डिवास्टेशन किया, तो जहाँ पे ग्रेडियंट रिवर्स का हाई होता है, और हायर हिमालय में बहुत सारा सेडिमेंट होता है, लूज सेडिमेंट, ग्लेशियोजेनिक मटेरियल, वो सेडिमेंट जब मोबिलाइज होता है तो बड़े बड़े बोल्डर्स को ब्यूएंसी में उनको तैरा देता है। तो ये थोड़ा सा मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें वहां पे हुई हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर, लेकिन एक चीज मैं और थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कहा जाता है कि गर्मियों में आमतौर पर इस तरह की मूवमेंट या डेवलपमेंट ग्लेशियर में नजर आती है, क्या ये सच है? और सर्दी के मौसम में अगर इस तरीके का मूवमेंट है
तो क्या ये ज़्यादा चिंताजनक है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और इसके पीछे फिर वजह क्या है? जी जी जी, मैं पिछले 40 साल का हमारे पास रेनफॉल और टेम्परेचर का डाटा इस एरिया का है, और उसके बेसिस पे जो हमने एक प्राइमरी विश्लेषण किया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि लगभग पिछले 40 साल में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 100 साल के लिए, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 100 ईयर अभी तक का जो आकलन है। और रेनफॉल को अगर मैं मानूं तो रेनफॉल में कमी आ रही है पिछले 40 साल के डाटा में। लेकिन इसमें समझने वाली बात होगी कि रेनफॉल में भले आपके एनुअल रेनफॉल कम हो रहा है, 15 मिलीमीटर पर 10 ईयर इसका रिड्यूस हम पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सट्रीम इवेंट हैं मानसून पीरियड में, बादल का फटना, ये ग्लेशियर लेक का फटना, ये घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये सारा खेल जो है वो जलवायु परिवर्तन का है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि सर्दियों में ग्लेशियर नहीं फटते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारा हिमालय है उसमें क्या होता है कि अगर जो स्नो है उसको हम एक प्रोसेस कहते हैं कि थाविंग एंड फ्रीजिंग, वो प्रोसेस अगर होती है, जमना और पिघलना, तो उससे जो है एवलांच हो सकते हैं और वो छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी को रोक सकते हैं। यशपाल जी, आप कह रहे हैं कि ये सर्दियों में या गर्मियों से मतलब नहीं है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, और ग्लेशियर का जमना और पिघलना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा है उसका असर नजर आता है। सुरुचि जी, क्या संकेत सीधे तौर पर यह है कि जलवायु परिवर्तन, और बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इस पूरे रीजन को लेकर है, और मैं कहूँ कि न सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि राष्ट्रीय कुछ रिपोर्ट्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की हैं, सीधे तौर पर यह नजर आता है कि हम अब पूरे के पूरे इस रीजन में अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के संकेत नहीं बल्कि उसके प्रभाव हमारे सामने इस घटना के साथ? तो इस घटना के सिलसिले में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि बहुत क्लियर सिग्नल्स हैं जलवायु परिवर्तन से, जो हम लिंकेजेस देख रहे हैं अब इसका। नॉर्मली जब हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं, जो सर अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, ये काफी रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट एरियाज में लोकेटेड हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम माना जाता है। सो आइडियली बहुत नेचुरल कॉजेज होने चाहिए जिसके कारण आप ये जो है ये इफेक्ट ग्लेशियल ब्रेक या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो आप बेसिकली रीजन बन सकते हैं होने के। बट होता क्या है कि इन एरियाज में या तो इरोजन हो, लैंडस्लाइड हो, एवलांच हो, अर्थक्वेक हो जिसकी वजह से हो, बट ऐसा कोई संकेत मिला नहीं है हमें इस केस में। तो बहुत क्लियर है कि इसमें जलवायु परिवर्तन का जो रीजन है, कंट्रीब्यूशन है जो ग्लेशियल ब्रेक में और आउटबर्स्ट फ्लड में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैं कहूंगी। क्योंकि और जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि ये नॉर्मली आपको इस तरह के जो ग्लोव्स हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, आपको समर टाइम में या सून आफ्टर समर दिखने को मिलते हैं, आइस के चंक्स वाटर के फ्लो के साथ बहते हुए। वो नॉर्मल सिचुएशन में है। अब जो सिचुएशन नॉर्मल से परे हट के अगर हम देखें जलवायु परिवर्तन में, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन किसी एक साल या एक सीजन को लेके नहीं देखते, पर ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स, 30 साल में जब के ऊपर जो आप तापमान का जो आपका बदलाव आया है, चेंज आया है, सर ने बताया 0.7 डिग्री राइज हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 डिग्री राइज ओवर इंडिया, 0.85 डिग्री राइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं 20वीं सदी में, और आगे ये बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह के जो सिचुएशंस हैं जहां आपको जो 14,000 ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमालयन हिंदू कुश हिमालयन रेंज में, उनका जो बैलेंस जो इफेक्ट होने की संभावना है, और ग्लोव्स और ज्यादा जो हैं, हम इस तरह के इंसिडेंसेस और ग्लेशियल लेक्स के क्रिएशंस को देखने की जो संभावना है, हम मानते हैं कि ये बढ़ने वाले हैं आगे की दशकों में, और हमको इनके लिए बेसिकली सतर्क रहना पड़ेगा और इनके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो क्या ये कहा जाए सुचि जी कि हिंदू का हिमालय रीजन में अगर हम इस घटना को, जैसे आपने कहा कि जो अब तक तस्वीर या जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन का असर है, तो इस पूरे बेल्ट की अगर मैं बात करूं, हिमालयी बेल्ट की बात करूं, किस तरीके के खतरे आपको लगता है कि उन अलग अलग राज्यों में नजर हो आशंका है, और उनसे बचने के लिए
हमारे पास रोड मैप या हमारा जो मॉडल है वो फिर किस तरीके का, और क्या वो कदम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें जल्द से जल्द उठाने होंगे? तो अगर हम भारत की बात करें तो हमारे 12 ऐसे प्रदेश हैं जो हिंदू कुश हिमालयन रेंज के अंतर्गत आते हैं। तो 12 हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे जिनको हम मानते हैं, जिनमें लगभग सभी में हाई अल्टीट्यूडनल रीचेस में आपके पास ग्लेशियर्स होंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। अब हर ग्लेशियर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज नंदा देवी ग्लेशियर जो ब्रेक कर गया तो उसके आसपास के बाकी ग्लेशियर्स भी अनस्टेबल हैं। हर ग्लेशियर की अपनी एक स्टेबिलिटी होती है, एक मास एक्यूमुलेशन होता है जो सर बोल रहे थे, फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस होता है, उसका एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट उस ग्लेशियर का इफेक्ट हो जाता है तब वो ग्लेशियर जो है वल्नरेबल हो जाता है, एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाता है जहां पे वो या तो लेक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जिसमें कि वो ज्यादा पानी एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, दूसरा जो है या तो वो ब्रेक करना शुरू कर जाता है थोड़े पॉइंट, कुछ पॉइंट से। और यही एग्जाम्पल्स हमें ऑल ओवर द हिमालयन रेंज जितने 14,000 ग्लेशियर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लेशियर आप बेसिकली देख पाएंगे कि ये इंसिडेंसेस उन एरियाज में जहां ग्लेशियर्स अनस्टेबल होते जा रहे हैं, ये इंसिडेंसेस अकर करेंगे। अब इसको पता लगाने के लिए कि कहाँ पे ये अनस्टेबल ग्लेशियर्स हैं, आइडली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम चाहिए आपको। नॉर्मली आप ऑब्जर्वेटरी सेटअप करते हैं ग्लेशियर्स में, आप लॉन्ग टाइम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, आप बेसिकली ग्लेशियर की सिचुएशन को स्टडी करते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि उसकी स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट हुई, टू टॉक अबाउट द रिस्क रिलेटेड टू ग्लोव्स, इस तरह के जो रिस्क हैं। अब पॉसिबल नहीं है कि आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें इतने सारे ग्लेशियर्स के ऊपर, तो लार्जली लोग सैटेलाइट इमेजरी पे भी डिपेंड करते हैं देखने के लिए कि कैसे स्नो मास जो है रिड्यूस किया, ग्लेशियल एक्सटेंट जो है वो रिड्यूस किया या रिट्रीट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रॉक्सी मेजर्स जो कहेंगे हम, उनको भी यूज किया जाता है। अदर मेजर्स तो हम यूज करते हैं जो प्रिकॉशनरी है, सैटेलाइट इमेजरी के बेसिस पे हम 1970 की सैटेलाइट इमेजरी लेके और रीसेंट सैटेलाइट इमेजरी लेके ये देख सकते हैं कि हमारे जो ये लेक्स हैं ये कहाँ कहाँ पे बढ़ गए हैं, किन किन लोकेशंस पे, किन किन स्टेट्स में, किन किन हाइट्स पे बढ़ गए हैं। और अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस स्टेटस में वो लेक्स हैं और पानी कितना भर गया उन लेक्स में, हमें अपने रिस्क लेवल्स पता होंगे कि किन किन जगहों पे हमारे रिस्क और थ्रेट्स जो हैं वो काफी हाई हैं कि ये लेक्स फट सकते हैं। अगर आइस का चंक इन लेक्स में गिरा तो वो एक फ्लड का फॉर्म ले सकते हैं, फ्लैश फ्लड का। तो इन तरह के स्टडीज की बहुत जरूरत है, इन तरह के मॉनिटरिंग और सर्विलेंस सिस्टम्स की बहुत जरूरत है हिमालयन सिस्टम्स में, ताकि हम इन रिस्क को रिड्यूस कर सके। और रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, नेपाल में एग्जांपल्स थे जहां पे कि लेक्स जब भर गए थे तो गवर्नमेंट ने यूएन असिस्टेंस लेके उन लेक्स को ड्रेन आउट किया बिफोर वो एक फ्लड का फॉर्म लेते हैं। उससे पहले अगर आप इन लेक्स को ड्रेन आउट कर दें स्लोली, देन इतना मैसिव इंसिडेंट होने की जो संभावना है आप उसको आशंका कम हो सकती है। ओके, रोक सकते हैं जितना जो नुकसान आप बाद में देखते हैं। यशपाल जी, जो सुरुचि जी ने कहा किस तरीके से हम कदम उठा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जो पूरी हिमालयी बेल्ट की बात करते हैं तो और यहाँ पर नदियों में बहुत सारे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, लगे हुए हैं, इसके अलावा दूसरे डेवलपमेंटल वर्क भी हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उस नज़रिए से हमें इसको रिविजिट भी करना होगा या फिर कुछ और हमारे पास इसको रोकने या इससे बचने के रास्ते नजर आते हैं? हायर हिमालय में सेडिमेंट, लूज सेडिमेंट बहुत पड़ा हुआ है और लूज सेडिमेंट जब मोबिलाइज होता है तो डाउन स्ट्रीम में वो डिवास्टेशन कर देता है। और केदारनाथ आपदा के टाइम पे हम लोग गए थे और पूरा हमने उसको मैप किया। एपिसोड एक इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें कही। सेंगर साहब, क्योंकि जब बार बार इस तरह की आपदाएं आती हैं तो जाहिर है कि आप लोग और जो तमाम एजेंसियां जो राहत बचाव का काम करती हैं उस पर बहुत ज़्यादा बोझ भी होता है और एक बड़ा चैलेंज भी होता है। इस बार 2013 से अगर हम देखें बदलते हुए माहौल के बीच में किस तरीके से आपको लगता है कि जो स्टेट लेवल पर इससे निपटने के अपने सिस्टम या जो एक स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था वो हो पाया है और वो कितना मददगार नजर आया, क्योंकि कई राज्यों में इसको लेकर रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये विगत 2000 घटना हुई थी और अभी जो घटना हुई है, अगर दोनों की तुलना करते हैं तो सबसे प्रथम बात ये है कि जो मैग्नीट्यूड है पूर्व वाला और वर्तमान वाला उसमें काफ़ी फर्क है। वो ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड का था, अभी तक इस में वो मैग्नीट्यूड नहीं है।
रही बात हमारे जो सर्च एंड रेस्क्यू की कैपेसिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, वो संख्यात्मक तरीके से और गुणात्मक तरीके से दोनों में ही काफ़ी परिवर्तन हुआ है। SDRF आप वहाँ के स्थानीय देखेंगे तो जो उसकी व्यवस्था थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, संख्यात्मक रूप से भी गुणात्मक रूप से भी। NDRF की भी कई टीम्स बढ़ी हैं, आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ा है, इतनी सारी एजेंसीज आप देखेंगे इस समय काम कर रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ ITBP काम कर रही है, NDRF काम कर रही है, इंडियन एयरफोर्स का प्लेन जब अल्पकालीन सूचना पे तैयार हो जाती है, आर्मी वहाँ पे है, सासे की संस्था है, CSIR के कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो पिछले 7 साल पूरे भारत में और उत्तराखंड ने काफ़ी क्षेत्र में प्रगति की है, बट हमेशा चाहे जब जितनी भी प्रगति कर लें इस क्षेत्र में, इसमें और बेहतरी की गुंजाइश रहती है और काफ़ी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जैसा मैडम ने बताया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह इसको डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि चाहे वो कम्युनिटी मेजरी के माध्यम से हो, चाहे वहाँ पे लोकल ग्रुप स्थापित करके हो, और भी सुधार की गुंजाइश। सुरुचि जी, इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर भी काफ़ी काम हो रहा है। मैं देख रहा था कि अलग अलग पेपर सबमिट किए गए हैं, कुछ नए मॉड्यूल्स या फिर नई चीज़ों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे रीजन में अगर हम इस क्लाइमेट चेंज को असरदार तरीके से हम जब देख पा रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से बढ़ा है पिछले करीब 2 से 3 दशक में, और ख़ासतौर पर उत्तराखंड में त्रासदी के बाद एक रिपीट होती नजर आई हैं, सबसे जो शुरुआती इस वक्त उपाय हैं, जिसे अब मैं कहूँ कि जो त्वरित कदम होने चाहिए, वो इस वक्त क्या नज़र आते हैं? और जब इन ट्रिब्यूटरीज़ की बात होती है तो क्या इस वक्त कोई ऐसा रास्ता नज़र आता है जिससे कि हम मॉनिटरिंग के साथ साथ जो फ्लो का करंट जो है कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज़ का, उसको अगर हम मिनिमाइज़ करने की दिशा में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसे कदम है जिसके ज़रिए हम जो आपदा के बाद जनहानि है उसको हम कम कर पाएँ? सबसे पहले तो जो सर पहले बोल रहे थे, हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स चाहिए जो पहले बात हो रही थी, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस बढ़ा सके हमारे हिमालयन रीजन में। सो जैसे वादिया इंस्टीट्यूट में अगर सेंटर बनाया गया था, आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें वेज ढूंढने पड़ेंगे कि हम इन इंस्टीट्यूट्स को सस्टेन कर सकें, इनको सपोर्ट कर सकें, R&D को सपोर्ट करने के लिए, रिलेटेड R&D को सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास ऐसे सिस्टम्स नहीं हैं वेर इन साइंटिस्ट जो हैं कॉन्स्टेंटली आर सपोर्टेड और आर सपोर्टेड टू अंडरटेक सच काइंड ऑफ रिसर्च। तो ये रिसर्च कंटिन्यूस वे में होना चाहिए, कंटिन्यूस मोड पे मॉनिटरिंग सर्विलेंस होना चाहिए, और हमारे सरकारी विभागों से सपोर्ट मिलना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एक एलोकेशन जो है बजट का वो R&D की तरफ जाना चाहिए टुवर्ड्स डिफरेंट एरियाज लाइक क्लाइमेट चेंज जो है एंड रिलेटेड इम्पैक्ट्स, जो कि स्टेट्स तक भी पहुंचना चाहिए और इन सेंटर्स तक पहुंचना चाहिए, जो कि इन सेंटर्स को सपोर्ट करे, इस तरह के रिसर्च को करे और अपडेट रहे इन टर्म्स ऑफ द रिस्क जो लाइकली हैं। तो एक तो वही है। दूसरा जो कह रहे थे, जो सर ने भी बोला, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड मे बी यू शुड ऑलवेज बी रेडी विद SOPs। लाइक कोविड के सिचुएशन में हमने सुना था उत्तराखंड में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स की बात हो रही है कि स्कूल्स का SOPs क्या होना चाहिए, पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, मार्केट में कैसे बिहेव करें आप, इंडोर्स रहें तो क्या आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स होने चाहिए घर के अंदर वगैरह। ऐसे ही इस तरह की आपदा के टाइम पे भी आई थिंक SOPs जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होने चाहिए। हर इंसान को, हर आदमी को किसी प्रदेश के पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की स्थिति क्रिएट हो जाती है तो उस पर्सन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ताकि एट एन इंडिविजुअल लेवल बिफोर द रिलीफ कम्स टू यू, जब रिलीफ तो आपके पास पहुंचेगी, यू हैव द रिलीफ फोर्सेस इन प्लेस, बट एक आदमी अपने लेवल पे, एक कम्युनिटी अपने लेवल पे भी बेसिकली कुछ मेजर्स ले सके जिससे कि वो रिस्क को रिड्यूस कर सके। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स राइट डाउन टू द इंडिविजुअल लेवल, ट्रेन्ड अप टू द इंडिविजुअल लेवल एंड द कम्युनिटी लेवल शुड बी देयर सो दैट पीपल रिस्पॉन्ड बिफोर द रिलीफ फोर्सेस रीच देम। तो ये बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स थर्ड है, आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। जहाँ पे आपने देखा कि लेक्स की स्थिति जो है खतरनाक
लेवल से ऊपर जा रही है, वहां पे आई थिंक आपको अपने टीम्स को पहले भेजना पड़ेगा, अपने जो ऑपरेशनल टीम्स हैं, और आपको इन लेक्स को पहले से ही ड्रेन कर देना पड़ेगा, जिससे कि जो रिस्क का लेवल है वो आप रिड्यूस कर सकें। दूसरा मैं कहूंगी कि रिवर में फ्लो को अफेक्ट करना, आई थिंक दैट विल नॉट बी अ राइट वे टू लुक एट इट, क्योंकि रिवर में तो फ्लो होना ही चाहिए, और उसका जो वाटर फ्लो की वजह से जो वाटर जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन की मीट होती है पहाड़ों में भी और प्लेन्स में भी, तो वो फ्लोज को हमें अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल फ्लोज रिवर सिस्टम्स के हैं वो तो हमें मेंटेन करने चाहिए, बोथ फॉर द लाइफ इन द रिवर सिस्टम एज वेल एज फॉर ह्यूमन नीड्स, बोथ इन द प्लेन्स एंड द माउंटेन्स। तो वो हमें नहीं अफेक्ट करना चाहिए, पर हमें रिस्क प्रोन एरियाज, रिस्क कॉजेज ढूंढने चाहिए और उनको एट द पॉइंट जो है उन रिस्क को एड्रेस करना चाहिए। यशपाल जी, क्योंकि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट इसके बारे में पहले ही कह चुकी है कि जिस तेज़ी के साथ वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, दुनिया के अलग अलग रीजन में इसका इम्पैक्ट अलग अलग है, लेकिन इस पूरी की पूरी हिंदुकुश बेल्ट को कहें तो कहा जा रहा है कि साल 2021 तक के आसपास जो है 2/3 जो हिस्सा है वो ग्लेशियर्स का पिघल सकता है। अब सवाल है कि किसी एक देश या किसी एक राज्य, किसी एक शहर के बूते की बात नहीं कि इसको हम रोक पाएँ, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो कितना प्रभावी हो सकता है, कितना मजबूत हो सकता है अगर हम जनहानि को बचाना चाहते हैं या फिर हम वक्त पर कदमों को उठाना चाहते हैं इससे बचने के लिए। सिंह साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि डिजास्टर्स, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनका जो प्रभाव है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो उनसे लॉस होते हैं, उनको निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। और इसके लिए जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि जहाँ तक ग्लेशियर्स की बात है, एक सेंटर ऑफ ग्लेशियोलॉजी खुला था और मान के चल रहे थे कि ये संस्था एक परमानेंट रूप लेगी, लेकिन वो 2020 में उसको बंद कर दिया गया। और ऐसा नहीं है, मैडम ने भी कहा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट वो काफ़ी इसमें फंड दे रहा है काम करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि वैज्ञानिक जो रिपोर्ट देते हैं उन पे अमल नहीं होता, उन पे अमल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये होती है कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट वैज्ञानिक नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेट हमारा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उनको पढ़ा नहीं जाता, तो जब तक आप वैज्ञानिकों को किसी भी परियोजना का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक उन परियोजनाओं में हमें असफलता मिलती रहेगी, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो। 1962 का सर्वे ऑफ इंडिया ने मेजर ग्लेशियर सारे हिमालय में मार्क किए हैं। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्लेशियर कितना मीटर पर ईयर पीछे हट रहा है। लेकिन इसको मॉनिटर करने के लिए आपको एक संस्था ऐसी बनानी होगी जो कि इस काम को करे। और अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो बात हो रही है, अर्ली वार्निंग सिस्टम यही होता है कि जैसे सैटेलाइट डाटा हमारे पास है, हम मॉनिटरिंग करते रहें सैटेलाइट डाटा से, और हमको जैसे दिखे कि डिप्रेशन और ग्लेशियर लेक फॉर्म हो रही है, तो ग्लेशियर लेक अगर फॉर्म हो रही है तो फिर हमें उसको वो फटे उससे पहले ही ऐसे बिल्कुल उससे पहले ही कदम उठाए जाएं। और उसके लिए आपने कहा कि जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वैज्ञानिकों की उसको इस्तेमाल किया जाए और वो उसको अमली जामा पहनाने में साथ खड़े हो, उनके साथ प्लानिंग की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।